नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में हम बजट 2024-25 जो 23 जुलाई को पेश किया गया था वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बजट से रिलेटेड, जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको हम देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अलावा आपको बजट का कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बजट से रिलेटेड, उनको शामिल किया जाएगा। बजट का अब तक का जो भी इतिहास है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। बजट का जो इतिहास हाँ अब तक का रहा है, उसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखते हैं। 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। तो पहला बजट जो किसने पारित किया गया था 1860 में, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के षणमुख शेट्टी, यानी कि वित्त मंत्री षणमुख शेट्टी के द्वारा 1947 में पहला बजट पेश किया गया था, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना, गणतंत्र भारत का और स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का तो आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा, और गणतंत्र जो भारत का है जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया गया था, यानी कि पहली बार जो महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया गया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में पेश किया था। बजट इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, यानी कि सबसे अधिक बार अंतरिम हो गया, पूर्णकालिक हो गया, सर्वाधिक। यानी कि जो दो, एक तो अंतरिम बजट होता है और एक पूर्णकालिक होता है। जो इस बार जो 23 जुलाई को पेश किया वो पूर्णकालिक है, और इससे पहले जो फरवरी में पेश किया गया था वो अंतरिम बजट होता है, जो सरकार के नई सरकार बनने से पहले उसको पेश किया जाता है। सबसे लंबी अवधि तक जो बजट भाषण था वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का जो बजट पेश किया गया था वो था। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो पेपरलेस बजट पेश किया गया था, डिजिटल बजट के रूप में भी जाना जाता है, वो कब पेश किया गया था, यानी कि कौन सा बजट था? तो 2021-22 का जो बजट था, वित्त वर्ष 2021-22 का बजट, वो पहला पेपरलेस बजट था जो 2021 में पेश किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, बजट से रिलेटेड जो भी हमारे संविधान में प्रावधान हैं उनको देख लेते हैं। तो बजट के लिए आर्टिकल 112, यानी कि आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख किया गया, जिसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ओनली किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। संविधान के कहीं भी भाग में किसी भी जगह बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ओनली वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस बार के जो बजट पेश किया गया था उसके महत्वपूर्ण बिंदु। उसमें 9 प्राथमिकताओं को स्थान दिया गया है। तो बजट से जो संबंधित पहला पॉइंट है, 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है। तो ये जो 4 मुख्य कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है? गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। तो ये 4 मुख्य कैटेगरी, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी कैटेगरी शामिल है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखना कि मुख्यतः किन 4 जातियों पर ध्यान दिया गया था, तो गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। दूसरा था, बजट का मुख्य विषय क्या था? तो इस बार जो बजट के मुख्य विषय में शामिल किया गया रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, यानी कि ये 4 कैटेगरीज हैं जिनको बजट के मुख्य विषय में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो बजट की 9 मुख्य प्राथमिकताएं इस बार शामिल की गई, उनमें से जो पहली प्राथमिकता है उसको देखते हैं। पहली जो प्राथमिकता वो है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, यानी कि पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि पहली प्राथमिकता क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, उत्पादन बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति का इसमें प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर किन किन फसलों के लिए? सरसों, यानी कि जो भी
ऑयल फसलें हैं, ऑयली फसलें जिनसे ऑयल निकलता है, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के लिए आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए, और नई किस्मों को शुरू करना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पे ध्यान देना, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और 109 बागवानी फसलों के लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसानों के लिए मतलब जो भी खेती बाड़ी के लिए कितनी कृषि के लिए कितनी 32 और बागवानी फसलों के लिए कितनी 109 नई उच्च पैदावार वाली किस्म को जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक कृषि, यानी अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रोडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। तो जो प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी वो कब शुरू की जाएगी? अगले 2 वर्षों में पूरे देश में कितने किसानों के लिए? 1 करोड़ किसानों के लिए। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 10,000 आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि प्राकृतिक कृषि के लिए कितनी आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये पॉइंट में ध्यान रखना, कितने? 10,000। अगली जो प्राथमिकता उस पे चलते हैं। इसी में ये पॉइंट रह गया था झींगा उत्पादन और निर्यात। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि झींगा उत्पादन और निर्यात के लिए किस एजेंसी की सहायता ली जाएगी? किसके ली जाएगी? नाबार्ड की। दूसरा पॉइंट है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यानी कि DPI। डीपीआई इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए क्या की जाएगी? डीपीआई की स्थापना की जाएगी। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। किस उद्देश्य से? किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों में फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? 400 जिलों में फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको ध्यान में रखना। अगली जो प्राथमिकता उस पर चलते हैं। अगली जो प्राथमिकता है वो है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, यानी कि दूसरे नंबर की जो प्राथमिकता दी गई वो क्या है? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। पीएम पैकेज यानी रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं जारी की गई है। तो इन इसको ध्यान में रखना कि निम्न में से पीएम पैकेज के लिए जो 3 योजनाएं जारी की गई, तो ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से कौन सी योजनाएं जारी नहीं की गई है। तो इसमें पहली जो योजना है, योजना क्या है? पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले के लिए क्या प्रावधान किए गए? ये दे रखे हैं कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में कितने? 15,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने महीने के लिए? कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। अगला है 210 यानी कि 2.10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है, यानी कि 2.10 लाख युवाओं को इसकी जो जो लाभ है वो प्राप्त करने की क्या की गई है? उम्मीद की गई है। अब दूसरी योजना देखते हैं, योजना क्या है? ये तो किसके लिए की थी? क्या? पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले। दूसरी है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। इसमें दिया गया कि सरकार नियोक्ताओं के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए, किसके लिए? ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन की आशा होगी। और थर्ड नंबर है गए यानी नियोक्ताओं को सहायता। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले से संबंध जो ये है, प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। इससे 30 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद है। तो इसमें से ओनली ये इंपॉर्टेंट है कि 3 किस्तों में 15,000 दिए जाएंगे। कितने? ये पूछ सकता है। और कितना जो युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है? 2.10 लाख युवाओं को। अगला जो देखते हैं, अगला इसी में पॉइंट है दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसको ध्यान में रखना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का दिया जाएगा। तो कितने अवधि में? 5 वर्ष में कितने लाख युवाओं को? 20 लाख को। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 10,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यानी कि पीएम पैकेज योजनाएं जिसमें 4 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कितने? 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा? 1,000।
उद्योगों की कौशल संबंधित आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। बाकी सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण तक का ऋण, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्था में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि जो उच्चतर शिक्षा है घरेलू संस्थान में उसने 10 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता है। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को नई ई-वाउचर और 3% ब्याज वार्षिक ब्याज सहायता। तो इसमें से ओनली एक इंपॉर्टेंट है, कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नयन किया जाएगा? 10,000। अगली जो प्राथमिकता उस पर चलते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता नंबर 3, समावेशी और मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए। समावेशी, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्वोदय योजना प्रारंभ की गई है, विकास भी और विरासत भी। तो पूर्वोदय जो योजना प्रारंभ की है वो किस मोटिवेशन के साथ? विकास भी और विरासत भी के साथ है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक अवसरों का सर्जन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए ये योजना है, जिसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से किस राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया पूर्वोदय योजना के अंतर्गत? तो इसमें बिहार आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भी शामिल किया गया। इसमें टाइप नहीं किया गया तो इसमें ओडिशा को भी इंक्लूड किया गया है। गया में औद्योगिक नोड के विकास में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। किसमें? गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ है। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अधिक आवंटन किए जाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसमें 63,000 गाँव को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, इससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना, 63,000 गाँव को, और इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट में देकर, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को, इसको ध्यान में रखना। इसी में जो संबंधित पॉइंट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर जो योजना प्रारंभ की गई है उसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएगी? तो कितनी खोली जाएगी? 100 शाखाएं खोली जाएगी। अगला जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना है। तो ये पूछ सकते हैं कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर का कापार्थी नोड में, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर का और वाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचना। तो अगली जो भी प्राथमिकता है उस पे चलते हैं। दोस्तों अगली जो 4th नंबर की जो प्राथमिकता है बजट की, वो है विनिर्माण और सेवाएं, यानी कि विनिर्माण और सेवा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल, ट्रेड्स में अनिवार्य अनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा, मुद्रा ऋण, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही बिंदु, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। तो इसको ध्यान रखना कि ये 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। किस श्रेणी में? तरुण श्रेणी में। तो इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट ये बनता है। स्टेज की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता, खाद्य अभिकरण यानी इरिडिएशन, गुणवत्ता और श्रमिक सुरक्षा परीक्षा करने के लिए एमएसएमई इकाइयां, इसमें से एक ही पॉइंट बनता है। इसमें अगला पॉइंट है इंटर्नशिप जो अवसर है, उसमें पीएम पैकेज योजना की जो 5वीं योजना है इंटर्नशिप अवसर, 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 करोड़ युवाओं को सीट से 500 कंपनियों में इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। यानी कि जो शीर्ष तक जो 500 कंपनी है देश की, उनमें 5 वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ युवाओं का जो इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने, जिसमें सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 की एकालिक सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 12। किस योजना? राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का जो प्रावधान है वो कितना? 12 है। अगला है वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन
घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन, दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिग्रहण और अपीलीय अधिग्रहण को सुदृढ़ करना और अतिरिक्त अधिग्रहण स्थापित करना। तो इनमें से ओनली एक ये पॉइंट और इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये और ये। अगली जो प्राथमिकता उस पर चलते हैं। अगली जो 5 नंबर की प्राथमिकता है वो है शहरी विकास। कौन सी है? शहरी विकास। अब शहरी विकास में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उनको देखते हैं। स्टाम्प ड्यूटी, यानी महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। स्ट्रीट मार्केट, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना परिकल्पना की गई है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास का जो प्लान है। और जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना तथा विश्वसनीय परियोजना के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराना। इसमें अभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसी का दूसरा है पीएम आवास योजना शहरी 2.0। 10 लाख करोड़ का निवेश करके करोड़ों शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग को आवश्यकताएं पूरी होगी। तो इम्पोर्टेंट है पीएम आवास योजना का जो कौन सा प्रारंभ किया गया है, अब इसका दूसरा वर्जन 2.0 प्रारंभ किया गया है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ गरीब शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकता पूरी होगी। अधिक उत्पादकता के साथ कुशल और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां तथा विनियम लागू किए जाएंगे। अगली जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता उस पर देते हैं, ध्यान देते हैं। अगली जो 6 नंबर की जो प्राथमिकता है वो किस पर दिया गया ध्यान? ऊर्जा पर दिया गया है, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहले भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास। पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीनीकृत ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए। एस AUSSC ताप विद्युत संयंत्रण यानी NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट वाणिज्य संयंत्र स्थापन करेगा। यानी कि इसमें कौन कौन सी शामिल है? NTPC और BHEL दोनों मिलकर इन दोनों की साझेदारी से 800 मेगावाट का वाणिज्य संयंत्र स्थापित किया जाने का योजना है। ऊर्जा लेखा परीक्षा, सूक्ष्म लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा तथा अगले चरण में 100 क्लस्टरों को बढ़ाया जाएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने क्लस्टरों के लिए है? 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, और अगले चरण में इसे कितना कर दिया जाएगा? 100 बढ़ाकर कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, पीएम सूर्य ग्रह मुक्त बिजली योजना प्रारंभ की गई है बजट में। तो इस योजना को ध्यान में रखना, पीएम सूर्य ग्रह मुक्त बिजली योजना है, जिसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक प्रति माह है, और अब तक 1.28 करोड़ लोग इस पे पंजीकृत हो चुके हैं और 14 लाखों का अभी आवेदन हो चुका, मतलब आवेदन पेंडिंग में है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कितने 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी, 1 करोड़ घरों को मिलेगी, जो जिसमें से 1.28 करोड़ का पंजीकरण हो चुका है और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। तो कौन सी योजना? पीएम सूर्य ग्रह मुक्त बिजली योजना। अगली जो प्राथमिकता उस पर चलते हैं। अगली जो 7वें नंबर की प्राथमिकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। तो अवसंरचना के लिए 11,11,111 का मतलब प्रावधान किया गया, यानी कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो जीडीपी का कितना परसेंट है? 3.4% है। तो अवसंरचना के लिए कितना? जीडीपी का 3.4% खर्च किया गया जाएगा। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक दीर्घावधि के लिए मुक्त ब्याज मुक्त ऋण की रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 25,000 ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी सड़क के संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, PMJGSY का कितना कौन सा चरण प्रारंभ किया गया? 4th नंबर का चरण प्रारंभ किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो ये PMJSY योजना है, PMJSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसका कौन सा चरण प्रारंभ किया गया है? तो इसका कौन सा चरण? 4th नंबर का चरण प्रारंभ किया गया है, जिसमें कितना टारगेट किया गया? 25,000 ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी सड़कों से कनेक्ट करना है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो ये और एक कितना परसेंट कितना खर्च किया गया या कितना परसेंट।
इसी में अगला पॉइंट है सिंचाई और बाढ़ उपशमन, यानी कि सिंचाई और बाढ़ से जो भी नुकसान होता है उसके लिए है कोसी मेची अंतरराज्य लिंक और 20 अन्य चालू और नई किस्म जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता, तो ये राज्यों को ध्यान में रखना किन राज्यों के लिए मुख्य फोकस किया गया है। असम, सिक्किम और उत्तराखंड पर मुख्य फोकस किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता की जाएगी, इसको भी ध्यान में रखना। अगली जो प्राथमिकता उस पर चलते हैं। जो सातवीं प्राथमिकता आर्थिक अवसंरचना, उसका लास्ट पॉइंट रह गया है पर्यटन के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किन मंदिरों के लिए जो ये कॉरिडोर के का मॉडल प्रस्तुत किया गया या बनाया जाएगा, वो किन मंदिरों के लिए प्रावधान किया गया है। तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास के लिए इसमें उल्लेख किया गया है। हिंदू, बौद्ध और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल है। नालंदा विश्वविद्यालय और इसके गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाले इसके दृश्यात्मक सुंदर मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्य अभ्यारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो पर्यटन में जो भी इम्पोर्टेंट है उनमें ये ऊपर वाला पॉइंट है, काशी विश्वनाथ के मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। कौन कौन से मंदिर? विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास। अगला जो पॉइंट है 8वें नंबर पर, उस पर चलते हैं। 8वां जो मुख्य प्राथमिकता थी वो थी नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास जो कि 8वीं प्राथमिकता थी बजट की, उसमें देखते हैं मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान नीति शुरू की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय अनुसंधान नीति किसके लिए शुरुआत की जा रही है? मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। कितने करोड़ का? 1,000 करोड़ रुपए का। किसके लिए? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए। अगले ही इसके पॉइंट को वो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने ही पॉइंट थे। 9वीं जो मुख्य प्राथमिकता है, लास्ट और फाइनल, वो थी अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अगली पीढ़ी के लिए सुधार, इसमें ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधित कार्य को शामिल किया गया है, यानी कि सभी भूखंडों के लिए अन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार बनाया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्र में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। तो ये ग्रामीण और शहरी भूमि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको ध्यान में रखना। अगला इसी से संबंधित जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। FDI और ओवरसीज निवेश, FDI को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारत रुपए का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण। NPS वात्सल्य, अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना। डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी संग्रहण और प्रसंस्करण प्रबंधन। नई पेंशन NPS संस्थागत समस्याओं का समाधान, आम नागरिकों के हितों की रक्षा तथा राजकों से दूरदृष्टता को बनाने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये जो बजट 2024-25 था उसकी जो 9 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं पर ध्यान दिया गया था वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले जो भी इस बजट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा, धर्मार्थ संस्थाओं और TDS का सरलीकरण, मुकदमेबाजी और अपील और कर आधार में वृद्धि करना, यानी कि जो व्यापार में आगामी शुल्क में व्यतिक्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना में व्यापक समीक्षा की गई है। मतलब जो करों में परिवर्तन किया गया है, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं को करों से छूट दी गई है, बिल्कुल जीरो टैक्स कर दिया गया है, किसी में कम कर दिया गया है। तो इनमें से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट है, यानी कि कैंसर की जो 3 महत्वपूर्ण किफायती जो दवाएं हैं उन पर पूर्णतः छूट है, यानी कि उन पर 0% टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन, मोबाइल PBS और चार्जर पर
जो BCD घटाकर कितना परसेंट करना है, 15% कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मोबाइलों पर कितना परसेंट कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। सोना चांदी पर शुल्क घटाकर, यानी कि ये 15% थे, उनसे घटाकर लगभग 6% और 6.4%, प्लेटिनियम पर 6.4% कर दिया गया और सोना पर 6% कर दिया, इसलिए सोना सस्ता हो गया है। और जो मोबाइल फोन से एप्पल वगैरह मोबाइल फोन, ये भी क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये सस्ते हो गए हैं। और सोना इस टाइम सस्ता इसलिए हुआ है क्योंकि ये टैक्स घटाया गया है। झींगा और फिश फीड पर PBC घटाकर 5% कर दिया गया है। सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने बजट 2024-25 में कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर पूर्णतः छूट मुक्त किया गया है, यानी कितने खनिजों को छूट मुक्त किया गया है। तो कितने खनिज थे, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को। अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, यानी कि जो टैक्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ओनली एक तो ये ध्यान रखना कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लिए कितना परसेंट टैक्स देना होगा, 20%। और सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लिए कितना परसेंट टैक्स है, यानी कि दीर्घ अवधि के लिए 12.5% है और लघु अवधि के लिए 20% है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट की सीमा को 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि निवेशकों के लिए सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं, यानी कि एंजल टैक्स। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स क्या है, यानी कि जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं अपने स्टार्टअप के लिए जो भी पैसा टैक्स देती थी उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों यानी अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट दर को 40% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, 35% कर दिया गया। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसकी दर कितने परसेंट कर दी गई है, 35%। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है नई कर व्यवस्था को सरल बनाना, यानी कि जो कर व्यवस्था है पहले कर व्यवस्था, अब जो नई कर व्यवस्था है उसमें क्या क्या शामिल है, यानी कि जिसकी 0 से 3 लाख तक की संपत्ति है, यानी कि इनकम है, उस पर 0% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। और 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 से जो अधिक आय है उस पर 30% टैक्स देना होगा। तो इसको ध्यान रखना, ये न्यू स्लैब है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो मानक कटौती है वो 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 75,000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि रुपए कहाँ से आता है, यानी कि जो भारत में GDP है, इनकम है, वो कहाँ से जनरेट होती है, यानी कि किस किस सेक्टर से कितना कितना पैसा आता है, कहाँ से कितना इनकम जनरेट होती है। तो इनकम टैक्स से जो इनकम आती है वो 19% आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, GST एवं अन्य से 18% आता है, निगम कर से 17%, 4% सीमा शुल्क से, 1% ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से, 9% कर भिन्न प्राप्तियों से, और 27% जो उधारी और अन्य देयता है उससे प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना, 27% इससे। अगला है कि रुपये कहाँ जाता है, यानी कि जो हमें रुपया आ रहा है वो किस किस सेक्टर में जाता है, कितना परसेंट है, रुपए कहाँ जाता है, यानी कि 19% तो जो हम ऋण है, ऋण ले रखा है सरकार के द्वारा, उस पर ही खर्च करने में चला जाता है 19% टोटल, यानी कि 19% तो ब्याज में चले जाता है। केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय को छोड़कर 16% इस पे चले जाता है। 6% सब्सिडी पर, रक्षा पर 8% व्यय किया गया है। करों और शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा है वो 21%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय प्रायोजित जो भी योजना है, यानी कि जो केंद्र के सहयोग से चल रही केंद्र प्रायोजित योजना है उन पे 8%, और अन्य पर 9% खर्च होता है। पेंशन पर 4% खर्च होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पास्ट के सबसे ज्यादा व्यय या ये क्रम पूछ लेता है एग्जाम में कि किस क्रम में व्यय किया गया है, जो भी बजट है उसको किस क्रम में व्यय किया गया, सबसे अधिक सबसे कम, इस प्रकार क्वेश्चन बनाकर इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो जो रक्षा है, रक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, 4,54,773 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि इसको डायरेक्ट एसिबल 4.54 लाख करोड़ रुपए। और ग्रामीण पर 2.65 लाख करोड़ रुपए, कृषि और संबंधित जो भी कृषि से संबंधित जो भी सेक्टर हैं उन पर 1.51, गृह पर 1.50, शिक्षा पर 1.25,
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पर 1.16, स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़, ऊर्जा पर 68,769 करोड़ और सामाजिक कल्याण पर 56,501 करोड़ और वाणिज्य उद्योग पर 47,559 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यानी कि ये जो भी एक्सपेंडिचर है वे है उनका जो आवंटन किया गया वो ये है। यानी कि सबसे अधिक किस पर किया गया है? पहले नंबर पर रक्षा पर, दूसरे ग्रामीण पर, तीसरा कृषि और उससे रिलेटेड जो भी, तो इसको जो भी ये क्रम है इसको ध्यान में रखना। अगला जो पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट के रूप में दोस्तों जो आर्थिक समीक्षा बजट से पहले 22 जुलाई को जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने परसेंट बढ़ी है? 8.2% रही है। यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो वास्तविक जीडीपी दर रही थी वो कितनी परसेंट रही थी? 8.2%। ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 6.5 से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान, यानी कि जो अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें जो अनुमान लगाया गया वो कितना लगाया गया है? 6.5 से 7% तक लगाया गया है। पिछली ईयर में 8.2% था। अगला पॉइंट देखते हैं, मुद्रास्फीति 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने परसेंट रखी गई थी? मतलब कितने परसेंट रही है? 5.4% रही थी। यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल था उसमें खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी। आगामी 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति का जो अनुमान लगाया गया किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया। वो कितना लगाया गया? 4.5% लगाया गया। तो इसको ध्यान में रखना, कितना परसेंट? 4.5% का लगाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.4% से घटकर 2023-24 में जीडीपी का 5.6% हो गया है। यानी कि जो राजकोषीय घाटा था वो कितना परसेंट रहा है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5.6% रहा है। और आगामी जो अनुमान लगाया गया है 2024-26 तक, यानी कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2025 तक और कम होकर ये 4.5% होने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, तो 4.5 पर 2025-26 तक इसका जो एक्सपेक्ट किया गया वो ये किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अप्रैल 2024 में के अंत में कुल 82.6 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल की है। यानी कि अप्रैल 2024 तक है जो कुल अक्षय ऊर्जा है उसका वो कितना है? 82.6 गीगावाट है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि कितनी ऊर्जा? 82.6 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की है, जिसमें 45% हिस्सा किसका है? गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत का है। 45% जीवाश्म ईंधन स्रोत का है। सरकार ने 2023 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए 36,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। अगला जो पॉइंट देखते हैं, कृषि सेक्टर से संबंधित है। कृषि सकल मूल्य वृद्धि में पशुधन की हिस्सेदारी कितनी परसेंट है? 24.3% से बढ़कर 30.4% हो गए। यानी कि पशुधन की जो हिस्सेदारी है कृषि सेक्टर में वो कितनी है? 30.4% है। मत्स्य पालन की हिस्सेदारी 4.5% है। इसका भी ध्यान रखना, मत्स्य पालन की हिस्सेदारी कृषि सेक्टर में 4.5% से बढ़कर कितनी हो गई? 7.3% हो गई है। अगला है 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इन औद्योगिक सेक्टर है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट रहा है? 55%। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, 55% हिस्सा किसका है? सर्विस सेक्टर का है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें 55% हिस्सा किसका है? सर्विस सेक्टर का है। तो ये पूरे कंप्लीट जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आर्थिक समीक्षा और बजट से, इनकी सारी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा कहीं भी बजट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी पॉइंट हैं सारे कवर कर लिए गए। इसके जो PDF हैं, जो भी नोट्स वगैरह हैं मेरे, वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।